अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी वायरल ड्रग्स, चैप्टर नंबर 34, पेज नंबर 436 फ्रॉम लिपिन कोड। अच्छा, ये चैप्टर हमने मिड से पहले डिस्कस किया था, मोर देन हाफ। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वो देखी थी कि न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स जिसमें आ जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वो देखी थी जिसमें इंटरफेरॉन आता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी डिस्कस किया था और हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस के लिए जो ड्रग थी मेनली एसाइक्लोविर वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल्ड में स्टडी किया था, एडवर्स इफेक्ट डिटेल में स्टडी किए थे, थोड़े से ड्रग इंटरेक्शंस भी देखे थे कुछ जिन ड्रग्स के साथ होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने आज स्टार्ट करना है वो है NRTIs एंड NNRTIs। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने ड्रग की क्लासिफिकेशन जो पेज नंबर 1 पे या शुरू वाले पेज पे होती है वो देखी थी। और ड्रग की क्लासिफिकेशन मैंने आपको तब भी बताया था कि सबकी ही करनी है, जितने भी टोटल क्लासेस हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हर्ब्स वायरस है, इसके अलावा NRTIs, NNRTIs, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, एंट्री इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, ये सारी। और मैंने, मेरा ख्याल है मेनली इस पे आपको मार्किंग करवा दी थी कि जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो आपने मेमोराइज करनी है। ठीक है, तो मज़ीद हम जो हर ड्रग के डिटेल में नहीं जाते, हर एक ड्रग का मैकेनिज्म नहीं करते, सिर्फ जो मेजर ड्रग्स होती हैं उनका करते हैं। ठीक है, इसी तरह आज हम कोशिश करेंगे अपना चैप्टर कंक्लूड करने की। तो दो बेसिकली मेजर क्लासेस हमने डिस्कस करनी है जिसमें NRTIs है और NNRTIs है। ठीक है, तो सबसे पहले तो NRTI स्टैंड फॉर NNRTI स्टैंड फॉर NRTI स्टैंड फॉर न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और NNRTI स्टैंड फॉर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब ये होता क्या है, इसको ऐसा नेम क्यों दिया गया है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं या एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, वो सारा कुछ आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो बुक पे अगर हम देखें तो पेज नंबर 446 है मेरे पास। सबसे पहले तो आपको बेसिकली पता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स ये DNA में होता है। ठीक है, और ये DNA का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक DNA की प्रॉपर कंपोजिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये क्या होता है हम इसको डिस्कस करते हैं। आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता है कि DNA से RNA बनता है। ठीक है, DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और RNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। DNA से RNA में कन्वर्जन होती है, RNA में फिर नेक्स्ट 3 सब टाइप्स आ जाती हैं, mRNA, tRNA और RNA। ठीक है, जिसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली प्रोटीन होती है हमारे पास। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जो कि ह्यूमन में होता है। स्पेसिफिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसका जो काम होता है वो RNA से DNA में कन्वर्जन होती है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली वायरस में होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है कि RNA जो बना हुआ है उसकी DNA में कन्वर्जन करवा देता है, और DNA आपको पता है कि वो कोर कंपोनेंट है लाइफ का। इसके अलावा DNA की रेप्लिकेशन से आगे ऑफ स्प्रिंग एक्सेट्रा, वो सारा कुछ अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने बेसिकली टारगेट करना है उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, ताकि आगे DNA की जो चेन की टर्मिनेशन हो सके। ठीक है, आगे उसकी मजीद रेप्लिकेशन ना हो सके, कॉपीज ना बन सके, और इन्फेक्शन कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं NRTIs में जो ड्रग्स आती हैं, अबेकावीर, स्टेबुडीन, लिडेनोसिन, टेनोफोवीर, एमट्रीसिटावीन, जिडोविडिन, इसके अलावा लेम्यूविडिन। ठीक है, नेक्स्ट है NNRTIs, डेलावर्डिन, नेवीरापीन, एफाविरेंस,
ये सारा कुछ आता है इसमें। तो ये आपने सारी की सारी ड्रग्स करनी है, ठीक है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में मेरा ख्याल है मैंने आपको मार्क करवा दिया था। प्रोटीएज इनहिबिटर्स, एंट्री इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, इनकी हम एज सच कोई ड्रग्स डिटेल्ड में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ मेमोराइजेशन के लिए ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद करनी है। नेक्स्ट देखें, NRTI is used to treat HIV infection। अच्छा, इसका ओवरव्यू मैं आपको वैसे दे देती हूँ कि NRTI का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरली है क्या, उसके बाद हम बुक से रीड करके उसको डिक्टेट करते हैं। जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूंगी। अच्छा, सबसे पहले वो तो होता क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है कि इसने न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। इसने उसके उस एंजाइम को इनहिबिट करना है जो कि आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन करवा रहा है और डीएनए नेक्स्ट जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो उसने ये जो ड्रग्स हैं NRTIs, इस क्लास ऑफ ड्रग ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करना है ताकि वो मजीद डीएनए की रेप्लिकेशन स्टॉप हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू करता है वो हम देखते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है डीएनए में और आरएनए में। तो जो न्यूक्लियोसाइड या फिर जनरली जो हमारे पास डीएनए है उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस आपने पढ़ी हुई हैं, आपको आइडिया है, जिसमें एडिनिन, गवानीन, ठीक है, प्यूरिन, पायरिमिडीन एक्सेट्रा, ये सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा जो शुगर है, डीऑक्सीराइबोस अगर डीएनए से रिलेटेड है और राइबोस अगर वो आरएनए से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप। अब इन तीन मेजर कंपोनेंट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस से जो चीज बनती है वो या न्यूक्लियोसाइड होगी या न्यूक्लियोटाइड होगी। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड बेसिकली बनता है एक नाइट्रोजनस बेस से प्लस अ शुगर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि एडिनिन है, उसके साथ शुगर कंपोनेंट है तो वो एडिनोसिन बन जाएगी। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स तो होते ही हैं, नाइट्रोजनस बेस भी होती है, इसके अलावा शुगर भी होती है, लेकिन एक थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप आगे अटैच हो जाता है जिसको कहते हैं कि वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो जैसा कि एडिनोसिन है जो कि बनी है एडेनिन और शुगर से, जिसको हम कह देते हैं एडिनोसिन प्लस अ फॉस्फेट ग्रुप। ये चीज आपने बायोकेम में पढ़ी हुई है। ये तीन कंपोनेंट मिलके बनाते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। एएमपी, एडीपी और एटीपी एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो basically comprehensively nucleoside is made up of nitrogenous base plus a sugar molecule, and nucleotide is made up of nitrogenous base plus a sugar molecule plus a phosphate group, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं या ये जो कंपोनेंट्स हैं इसको हमने किसी तरह ब्लॉक करना है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करवा रहे हैं डीएनए की और इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन करवा रहा होता है, सॉरी आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन करवा रहा होता है, ठीक है। तो आरएनए है तो इसका मतलब जो शुगर कंपोनेंट यूज होगा इसमें वो राइबोस होगा। अगर डीएनए होता तो डीऑक्सी राइबोस होता, क्योंकि यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं आरएनए को, तो वहां पे जो शुगर यूज होगी वो राइबोस होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारे कंपोनेंट्स डीएनए की चेन एलोंगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है डीएनए में। इसके अलावा ये जो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करवाता है ये वो एंजाइम करवा रहा होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। वो उसको डीएनए की जो चेन है उसके साथ आके अटैच होने देता है, इन बेसिस को या इन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। तो वो फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं और एक बॉन्ड बना देते हैं जिसको कहते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है OH का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, जो कि डीएनए की
मजीद आगे चेन की एलोंगेशन करवा रहा होता है, वो नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस बेस है उसको आगे अटैच करवा रहा होता है। इस तरह से डीएनए की चेन की एलोंगेशन होती है और उससे मजीद वायरल कॉपीज बनती है और वो इन्फेक्शन कॉज करती हैं। अब हमारा काम इसमें क्या है कि हमने उस एंजाइम को इनहिबिट करना है जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, जिस एंजाइम पे जाके अटैच हो रहे हैं और वो जाके जो मजीद फोस्फोराइलेशन करवा रहा है, यानी कि एक्टिवेशन करवा रहा है। उसके बाद जो OH ग्रुप आके अटैच हो रहा है और जो उसकी डीएनए की चेन एलोंगेशन हो रही है, वो हमने सब कुछ खत्म करवाना है। ठीक है, तो इसके नाम से जाहिर है कि NRTIs यानी कि न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, कि हमने उस एंजाइम को इनहिबिट करना है जिससे फोस्फोराइलेशन रुकेगी और जिससे मजीद चेन एलोंगेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा, हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: these agents are inhibitors of HIV reverse transcriptase. NRTIs are analogs of native ribosides, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग राइबोस शुगर। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पेनिसिलिन में पढ़ा था कि वो जो बैक्टीरिया होता है उसमें DLNN का स्ट्रक्चर होता है, तो जो ड्रग होती है वो उससे रिसेंबल कर रही होती है या उसका एनालॉग होती है, उसकी जगह आके बाइंड हो जाती है, लेकिन वो अपनी टॉक्सिसिटी शो कर देती है और वहाँ पे ट्रांसपेप्टिडेशन रोक देती है। ठीक है, इसी तरह हमने सल्फोनामाइड्स में पढ़ा था कि जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो पाबा के एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, तो वो फोलिक एसिड पाबा जो आगे बना रहा होता है, लेकिन जो ड्रग है वो उसके सिर्फ स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, वो पाबा होता नहीं है, सिर्फ उसका एनालॉग होता है। ठीक है, और उसने मजीद जाके टॉक्सिसिटी ही प्रोड्यूस करनी होती है, या फिर वो आगे जो सिंथेसिस हो रही होती है उस एंजाइम को डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेस उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, एक्सेट्रा। तो इसी तरह सिमिलरली जो NRTIs हैं ये भी एनालॉग हैं उस न्यूक्लियोसाइड का या न्यूक्लियोटाइड का जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ड्रग जैसे ही पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होगी, जो वायरस है वो सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये मेरा रिजेंबलिंग मुझसे रिसेंबल करता है या ये मेरा एनालॉग है, मैं इसको अटैच होने देता हूँ। ठीक है, अभी ये ड्रग जो है वो कंप्लीटली एक्टिव नहीं थी। जैसे ही वायरस की मशीनरी ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो ड्रग है ये मेरा एनालॉग है, उसने उसको आके अपने साथ अटैच होने दिया और उसकी फोस्फोराइलेशन करवा दी। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये था कि जो हमारे पास ड्रग थी उसमें OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि आगे डीएनए की चेन एलोंगेशन करवाता है वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो जब वो मौजूद ही नहीं है तो आगे डीएनए की चेन की टर्मिनेशन हो जाएगी, वो एलोंगेशन होगी नहीं। ठीक है, तो हम इसको रीड करते हैं। दीज एजेंट्स आर इनहिबिटर्स ऑफ HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बात आपने लिखनी है कि सबसे पहले तो कि वो इनहिबिटर्स हैं इस एंजाइम के। NRTIs आर एनालॉग्स ऑफ नेटिव राइबोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग राइबोस which all lack a 3OH या 3 hydroxyl group. Once they enter cells, they are phosphorylated by the cellular enzyme. ठीक है, टू करस्पॉन्डिंग ट्राइफॉस्फेट एनालॉग। अब ये जो थे सबसे पहले NRTIs ये मोनोफॉस्फेट ग्रुप था। ठीक है, उसकी फॉस्फोराइलेशन हुई तो वो डाई में कन्वर्ट हो गया, फिर उसकी फॉस्फोराइलेशन हुई तो वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। जो ट्राइफॉस्फेट वाला पार्ट है इस ग्रुप का, ये इस ड्रग का, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जो मोनो वाला था वो उसका एक्टिव नहीं था, तो जो ट्राई में कन्वर्ट हुआ है वो इसका एक्टिव पार्ट है, यानी कि इसने जाके अपनी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये हम लास्ट लेक्चर में भी एसाइक्लोवीर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि एसाइक्लोवीर बजाते खुद एक्टिव नहीं होती। सबसे पहले वो एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, फिर एसाइक्लोवीर डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, फिर वो ट्राई में कन्वर्ट होती है, फिर वो एक्टिव होती है और वो जाके एक एंजाइम थायमिडीन काइनेज को इनहिबिट कर देती है जो आगे डीएनए की टर्मिनेशन करवा देता है चेन की। ठीक है, इसी तरह इस क्लास में भी इस तरह ही है कि जो NRTIs हैं ये बजाते खुद एक्टिव नहीं होते, इनकी कन्वर्जन रिक्वायर्ड होती है ट्राइफॉस्फेट के अंदर। ट्राइफॉस्फेट या NRTI या जो स्पेसिफिक ड्रग हम अगर हम ले लें जैसे टेनोफोवीर है, टेनोफोवीर ट्राइफॉस्फेट जो है वो उसका एक्टिव पार्ट होगा जिसने आगे डीएनए की चेन की टर्मिनेशन करवानी है, विच इज प्रेफरेंशियली
incorporated into viral DNA by RT, यानी कि reverse transcript. Because the 3OH या 3-hydroxyl group is not present, 3,5-phosphodiester bond between an incoming nucleoside triphosphate and growing DNA chain cannot be formed. ठीक है, सिर्फ फोस्फोराइलेशन होगी, फोस्फोराइलेशन के नतीजे में ट्राइफॉस्फेट बनेगा, उसके बाद जो उस ड्रग की उसके वायरल डीएनए के साथ बॉन्डिंग होनी थी वो रुक जाएगी। ठीक है, बॉन्डिंग कौन सी थी? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना था, जिसके बाद OH ग्रुप से आगे चेन के एलोंगेशन होगी। सिर्फ जो ड्रग है वो जाके एक्टिव होगी, ट्राइफॉस्फेट भी। इसके बाद जो भी वायरस के नॉर्मल मैकेनिज्म्स थे चेन को एलोंगेट करने के, वो सारे के सारे रुक जाएंगे। ठीक है, जिसमें 3OH ग्रुप रिक्वायर्ड था वो भी उस ड्रग में नहीं है। इसके अलावा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना था, वो भी वो ड्रग नहीं बना रही, क्योंकि वो ड्रग जो है वो नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड तो है ही नहीं। ठीक है, वो टॉक्सिक है और वो ड्रग है, और वो सिर्फ स्ट्रक्चरली रिसेंबल कर रहा है उसके साथ, उसकी मशीनरी के साथ। Affinities of the drug for many host cell DNA polymerase are lower than they are for HIV-RT, although mitochondrial DNA polymerase gamma appears to be susceptible at therapeutical concentration. नेक्स्ट देखें, एडवर्स इफेक्ट्स फार्माकोकाइनेटिक्स हमने नहीं करनी होती, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एडवर्स इफेक्ट्स देखें, मेनी टॉक्सिसिटीज ऑफ NRTIs are believed to be due to inhibition of mitochondrial DNA polymerase in certain tissues. ठीक है, बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनहिबिशन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज की बहुत सारे टिश्यूज में, ह्यूमन टिश्यू के अंदर। इस वजह से बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। एज अ जनरल रूल dideoxynucleosides such as didenosine and stabudine have a greater affinity for mitochondrial DNA polymerase, leading to toxicities such as peripheral neuropathy. पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल मींस आउटसाइड ऑफ CNS एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो भी आउटसाइड ऑफ CNS एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं, मोटर नर्व्स आ जाती है, सेंसरी नर्व आ जाती है, ऑटोनॉमिक आ जाती है, उनकी डिजीज, ठीक है, उसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेंक्रियाटाइटिस represent pancreatitis, IDIS represent inflammation, लिपोएट्रोफी, लिपो रिप्रेजेंट लिपिड या फिर फैट, एट्रोफी का मतलब खत्म होना, ठीक है, या कम होना। तो जो हमारे सबक्यूटेनियस लिपिड होता है या फैट होती है, उसकी कमी इस ड्रग का एक ADR। Because of these mitochondrial toxicity, didenosine and stabudine are rarely used in current antiretroviral regimen. When more than one NRTI is given, care is taken to avoid overlapping toxicities. All NRTIs have been associated with potentially fatal liver toxicity. ठीक है, characterized by lactic acidosis. लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है कि हमने बायोकेम में ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट था वो पायरोवेट था, लेकिन जब कंडीशन ऑक्सीजन कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो जो पायरोवेट होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो वो लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ जा सकता है। एंड हेपेटोमेगैली, हेपेटो रिप्रेजेंट्स लिवर, मेगैली यानी कि लार्ज इन साइज। नेक्स्ट देखें, abacavir is associated with a hypersensitivity reaction, यानी कि allergic reactions which affects approximately 5% of patients and is usually characterized by drug, fever, ठीक है, a rash, GI symptoms, malaise का मतलब होता है थकावट या पता नहीं लग रहा होता है किस वजह से डिस्कम्फर्ट है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, इतना मेरा ख्याल है एडवर्स इफेक्ट्स इनफ है। नेक्स्ट देखें NRTI। NRTI मेरा ख्याल है आपको अच्छे से पता चल गया है कि NRTI क्या होता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। अब NNRTI में क्या होगा वो हम देखते हैं। अच्छा, दोनों में जो ड्रग का टारगेट है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उस बेस पे वो ड्रग उसको जाके टारगेट करती है। ठीक है,
तो जो एनआरटीआई थे उसमें हमने देखा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड उसकी चेन एलोंगेशन को रोकना, ओएच ग्रुप का नहीं होना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ना बनना, फॉस्फोरिलेशन होना एक्सेट्रा, ये सब कुछ आता है एनआरटीआई में। अब एनएनआरटीआई में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, अच्छा जनरली आपको पता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं एक एंजाइम की, जनरल बेसिक एंजाइम की, कोई भी एंजाइम ले ले उसकी एक्टिविटी को। ये हम 9th-10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें होता है कि अगर थोड़ी सी पीएच चेंज कर दें, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दें, या अगर हम उस एंजाइम की शेप चेंज कर दें, तो जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो एनएनआरटीआई क्या करते हैं, उस एंजाइम की जाके शेप चेंज कर देते हैं। जो नॉर्मल जनरली अगर सिंपल लफ्ज में, सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको बताऊं, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये ड्रग्स जाके उसकी शेप चेंज कर देती है। अब हमने एफएससी में एक चीज पढ़ी थी, दो मॉडल्स पढ़े थे, इंड्यूस फिट मॉडल और इसके अलावा लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। यानी कि एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है कि कोई भी चीज जिसपे जो एंजाइम है उसका केमिकल रिएक्शन एम्पलीफाई कर रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अब हमारी जो स्टमक है उसमें एक एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को आगे उसकी ब्रेक डाउन करता है, उस पर एक्ट करता है, उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको एम्पलीफाई करता है ताकि वो जल्द से जल्द प्रोडक्ट में चेंज हो, ठीक है। तो जो पेप्सिन है वो स्पेसिफिकली प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट उसमें पेप्टिडेज एक एंजाइम होता है, वो भी प्रोटीन पे एक्ट करता है। यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है। अच्छा, अगर टेम्परेचर चेंज हो, या अगर पीएच चेंज हो, या अगर एंजाइम की शेप चेंज हो, तो मुख्तलिफ सिनेरियोज में मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। या तो उसकी एक्टिविटी बहुत हाइपर एक्टिव हो सकता है, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो सकती है, या जीरो टू नन हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में एनएनआरटीएस के केस में ये ड्रग्स जाके उसकी शेप को ही चेंज कर देती है। शेप को ही चेंज कर देगी, तो हमने जो मॉडल पढ़ा है लॉक एंड की मॉडल, यानी कि स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अंदर ही फिट होगा और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो चीज़ खराब हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा है कि एंजाइम बहुत रिजिड नहीं होता, बहुत सख्त नहीं होता, हाँ थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर उसने प्रोटीन पे काम करना है और वो उसके साथ जाके फिट हो रहा है प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही अगर हम एंजाइम की शेप ही चेंज कर दें तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका जो मरकजी ख्याल है वो ये है, NNRTIs are highly selective, non-competitive inhibitors of HIV-RT. They bind to HIV reverse transcriptase at an allosteric hydrophobic, allosteric साइट होती है, आपने एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, एक होती है एक्टिव साइट, एक होती है जो अदर देन एक्टिव साइट होती है, वो उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। Hydrophobic site adjacent to the active site, inducing a conformational change that results in the enzyme inhibition. ठीक है, वो उसकी जाके स्ट्रक्चर या उसकी शेप चेंज कर देता है, जिसको कहते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज, जिससे क्या होता है एंजाइम की इनहिबिशन हो जाती है। दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन बाय सेल्युलर enzymes. These drugs have common characteristics that include cross resistance with other NNRTIs during drug interactions, and a high incidence of hypersensitivity reactions such as rashes. The NNRTI includes nevirapine, ये सारा कुछ आपने याद करना है, ये हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Are the recommended in initial antiretroviral regimens in certain clinical situations. For example, efavirenz is safe to use in patients co-infected with TB because of its lower potential with drug and for drug interaction with rifamycin. ठीक है, आपने ये टीबी की ड्रग सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि हम टीबी अगर किसी पेशेंट को है और हम उसको कॉन्कॉमिटेंट या जो है डबल ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, एक टीबी को क्योर करने के लिए, एक वायरस को क्योर करने के लिए, तो हम एफाविरेंस दे सकते हैं, क्योंकि एफाविरेंस जो है वो टीबी की जितने भी ड्रग्स हैं उसके साथ
ड्रग इंट्रोडक्शन नहीं करती, ठीक है। Etravirine is a second generation NNRTI active against many HIV strains that are resistant to the first generation. NNRTI, its use is limited to HIV treatment experienced multi-drug resistant patients who have evidence of ongoing viral therapy. अच्छा, बेसिकली आपने इसमें से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही देखना होता है, ठीक है। तो नीचे कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसको नहीं दे सकते। इसके अलावा इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, डिजीनेस, चक्कर आना, विविड ड्रीम्स, ठीक है, विविड ड्रीम्स दिखना, ड्रीम्स दिखना, तो ये सारा कुछ है। नेक्स्ट जो है वो प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, ये हमने इसको सिर्फ ड्रग्स करनी है, इसको हम मजीद नहीं देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एंट्री इनहिबिटर्स हैं, वो भी हमने नहीं करने, ठीक है। प्रोटीज इनहिबिटर्स, इनमें जो भी क्लासेस हैं सबकी ही क्लासिफिकेशन करनी है, लेकिन मैंने आपको जो जो मेजर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस थी वो मैंने सारी आपको करवा दी हैं। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने एंटी पैरासिटिक, प्रोटोजोअल, मलेरियल उन चैप्टर्स पे, और हमारा मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे, वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा एंटी कैंसरस ड्रग रह जाएगी जो कि मेजर चैप्टर है, और इसके अलावा GIT का चैप्टर है, वो भी हमारा मेजर चैप्टर है, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई ना कोई क्वेश्चन है फिर भी, तो आप अपनी गर्ल्स अपनी GR को टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड कर दें क्वेश्चंस, और बॉयज़ अपने GR को टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड कर दें क्वेश्चंस, और मुझे फॉरवर्ड कर दें। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।